तुर्की में जो भूकंप आया है वो जमीन के 17.9 किलोमीटर के नीचे इसका केंद्र मापा गया है। माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि जो भूकंप भुज में आया, जो काठमांडू में आया, उससे कई गुना ज्यादा इसकी तीव्रता थी और नुकसान कई गुना ज्यादा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जो तस्वीरें आ रही है वो हिलाने वाली। पीयूष, राहत और बचाव कार्य से लेके जो मलबा है वो ये देखने के बाद समझ आ रहा है कि 20-20 मंजिला इमारतें जमींदोज हुई है, उसमें कैसे कोई बचा हुआ हो सकता है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि हम ये भी कामना करते हैं कि ज्यादातर लोग बचें, लेकिन नुकसान को देखकर, मलबे को देखकर ये नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में से किसी को बचने का मौका भी मिला होगा। जी बिल्कुल विपिन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में यही माना जाता है कि अगर 20 मंजिला बिल्डिंग गिरी है तो उसमें बचने की आशंका बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी ईश्वर अगर किसी को बचाना चाहता है तो वो चाहे 20 मंजिल की बिल्डिंग हो या 50 मंजिल की बिल्डिंग हो, वो व्यक्ति बच जाता है। और कई मौकों पर ऐसा देखा गया है। भुज में भी ऐसे कई तस्वीरें सामने आई थी जब लोग 2-2 दिन फंसे रहे जमीन के भीतर और मलबे में, और उसके बाद उन्हें लोगों ने मतलब राहत कार्य के दौरान उन्हें आपदा प्रबंधन ने बाहर निकाला। और ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि बड़ी तादाद में वहां पर नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है कि जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जिसको ईश्वर बचाएगा वो जरूर बचेगा। और देखना ये होगा कि आपदा प्रबंधन सही समय पर कितने लोगों को ऐसे जो मलबे में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लेता है। क्योंकि नेपाल में, पाकिस्तान में और भुज में जो भूकंप आए थे उनमें आपदा प्रबंधन ने बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद कई लोगों की जान ऐसी स्थिति से बचाई थी जहां पर बचना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल पीयूष, और मैंने 2015 में काठमांडू में जब ये भूकंप आया तो मैंने उस भूकंप को कवर किया। लगभग 17 दिनों तक मैं काठमांडू में रहा और मैंने ये देखा कि नेपाल के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था राहत और बचाव कार्य के लिए। पूरी दुनिया से ऐसा कोई मुल्क नहीं है, और खासकर भारत, जिसने बड़ी तादाद में मदद भेजी थी, जिसके बाद नेपाल इस भूकंप के त्रासदी से बाहर आ पाया। आप जब तुर्कियों को देखते हैं और आसपास के देशों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, कब तक मदद पहुंच जाएगी? और दूसरी बड़ी बात यह है कि भूकंप की टाइमिंग, शायद अगर दिन के उजाले में यह भूकंप आया होता तो कम से कम जान के नुकसान कम हुई होती, बेशक माल का नुकसान हुआ होता। दोनों सवालों के जवाब दीजिए आप। जी बिल्कुल विपिन, देखिए अगर ये समय ऐसा होता है जो ऑफिशियल मतलब यूं कहें कि अगर सुबह 4 बजे का जो वक्त होता है उसमें लोग सो रहे होते हैं आमतौर पर, और ऐसी स्थिति में वो सजग नहीं होते हैं, तो भूकंप जब आता है और बिल्डिंग्स गिरती हैं तो उनके पास बचाव की कोई स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये समय अगर सुबह 9 बजे या उसके बाद का होता तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर लोग बाहर होते हैं, रास्ते में होते हैं, और बड़े पैमाने पर यूं माना जा सकता है कि वो अपने घरों से बाहर हैं या फिर कार्यालय की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बचाव हो सकता है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर जो रिएक्टर स्केल जिसकी बात की जा रही है 7.8 रिएक्टर स्केल है, तो ऐसी स्थिति में कहां पर बचाव संभव होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जहां तक संभावना है, जो आपने कहा कि अगर ये समय कुछ और होता तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज यही है कि सुबह 4:10 पर जब ज्यादातर लोग किसी भी देश में सो रहे होते हैं, उस वक्त ये भूकंप आया। लोगों को समझने का, अपने लोगों को जगाने का, भागने का, समझाने का मौका तक नहीं मिला, और इसीलिए जान के नुकसान की आशंका ज्यादा व्यक्त की जा रही। गुलाम अब्बास भी पाकिस्तान से हमारे संवाददाता लाइव मौजूद है। गुलाम, जिन देशों का जिक्र किया जो आसपास के देश लगते हैं, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, ये तमाम देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं आसपास हैं, और इन देशों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जिस तरह की तबाही आई है, जिस तरह की त्रासदी है, ऐसे में ये तमाम देश मदद करना चाहेंगे। कब तक मदद इन देशों के जरिए वहां पर पहुंच सकती है? कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने बड़े त्रासदी के लिए किसी भी देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, और खासकर तुर्की जैसा छोटा देश। तो ये देश अगर मदद पहुंचाना भी चाहे तो कब तक पहुंच सकती है? कितना और वक्त लग सकता है ताकि तुर्की की मदद की जा सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई डिजास्टर आता है, तो उसके बाद सबसे पहला क्विक रिस्पांस तो टर्किया की अपनी रेस्क्यू और जो काम करने वाले लोग हैं वो होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमने पाकिस्तान में जब 2008 का अर्थक्वेक आया था तो हमने ये देखा था कि लोग खुद से निकले थे
लोग जो दूसरे शहर जो अफेक्ट नहीं हुए थे वहां से लोग वेंटिलेटरी तौर पर, रजाकाराना तौर पर वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने खुद से मदद की थी। तो ये अब जो लोग बच गए हैं, जो लोग ठीक हैं, उनको चाहिए कि वो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल जो टीमें हैं उनके साथ मदद के लिए पहुंचे, उनको सपोर्ट करें और वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू करें, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं का ऑप्शन बनता है। उसके बाद दूसरे देश, सबसे पहली प्रायोरिटी गुलाम यही है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं कैसे उनको जिंदा निकाला जाए। ना सिर्फ तुर्की बल्कि आसपास के देश भी मदद की पेशकश कर रहे हैं और ये मदद पहुंचाने की कोशिश, लेकिन इस बीच तमाम तस्वीरें आ रही हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक और तस्वीर देखिए, ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं, कैसे मलबे में इंसानी जिंदगियों को ढूंढते हुए बचावकर्मी, और कहीं से भी आशंका अगर नजर आ रही है कि यहां कोई जिंदा हो सकता है तो कैसे उसको मलबे से बाहर निकालने की कोशिश, उससे संवाद करने की कोशिश कि वो है नहीं है, जिंदा है या नहीं है, और जिंदा होने का अगर 1% भी चांस है तो उस चांस को लेते हुए उसको बाहर निकालने की कोशिश। अब आप देखिए, ये राहत और बचाव कर्मी हैं, जो वहां की पुलिस फोर्सेस हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्सेस हैं, वो मौके पर पहुंच गई हैं और मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश। ये पुलिस फोर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्सेस हैं, ये इंसानी जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश। और इस बीच और भी तस्वीरें आ गई, 3 तस्वीरें एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर। तुर्की में जो भूकंप आया उसके बाद छत पे लगा हुआ झूमर कैसे झूम रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे का पूरा रैक पे रखा हुआ सामान जमीन पर आ गिरा। और तीसरी तस्वीर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, कई इमारतें जिसमें धराशायी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं तुर्की बहुत बड़े संकट से। तो हमारे दोनों संवाददाता जो तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष और गुलाम अब्बास।